नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की हम बात करेंगे, इसके पहले पहला मॉडल पेपर 150 प्रश्नों का ऑलरेडी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कंप्लीट हो चुका है, जिसका आई बटन पे यहाँ पे लिंक ऑलरेडी दे दी गई है। ये मॉडल नंबर सेकंड है आपका। रीट लेवल फर्स्ट एग्जाम की बात करें तो बाल विकास लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा। और एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम पर पूछे जाने हैं, तो एग्ज़ाम के पहले आपका तैयारी कितना है ये ज़रूर अवश्य जांच लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मॉडल पेपर कुछ मॉडरेट क्वेश्चनों के साथ लेकर आए हैं। पहला प्रश्न, पहले हम CDP बाल विकास शिक्षा शास्त्र शिक्षण विधियों के पहले हम 30 प्रश्न करेंगे, जिसका पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता है? तो देखिए, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और गेस्टाल्टवाद, ये तीनों संप्रदाय जो हैं इस कथन को स्वीकार करते हैं, लेकिन संरचनावाद जो है इस कथन को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि संप्रेषण का माध्यम, श्रृंखला, उद्देश्य, ये तीनों संप्रेषण के तत्व हैं, लेकिन नियोजन जो है आपका संप्रेषण का तत्व नहीं है। तीसरा प्रश्न है, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व कौन होता है? सामाजिक परिवेश ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का भाव या उच्च मानसिक क्षमता। तो अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में जो बाधक तत्व होता है वह हमारा कल्पना शक्ति का अभाव होना। अगला, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ क्या होता है? तो कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का जो लाभ होता है वह शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीख सकता है। अगला, मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये किसने कहा है कि मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है, जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, ये कथन आपके किसका हो जाएगा? गेने का कथन हो जाएगा। अगला, किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। तो किशोर अवस्था में मानसिक बौद्धिक विकास किस प्रकार से होता है? तो बहुत शीघ्र एवं बहुत अधिक मात्रा में होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा में ICT के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है? देखिए, बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, यह भी दिया गया है, और शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगा। ये तीनों जो है ICT के संदर्भ में हमारा सही दिया गया है, लेकिन अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, ये आप देखिएगा। तो शिक्षा में ICT के उपयोग के संदर्भ में देखा जाए तो देखिए, आपको दिख रहा होगा बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगी और अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी। तीनों हमारे देखिए कि जहाँ कथन दिए गए हैं सकारात्मक दिए गए, लेकिन नहीं नेगेटिव हमारा एक ही ऑप्शन दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किस अवस्था में बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? तो बालक से परामर्श शिक्षण जो है अत्यंत सक्रिय होता है, वह अवस्था आपकी किशोर अवस्था कहलाती है। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन कहलाते हैं? तो अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक आपके सभी लोग जानते हैं, स्किनर महोदय की बात करेंगे। प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, विक्टर वुर्म की बात करेंगे। प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है? विक्टर वुर्म की बात करेंगे। स्वप्रत्यय विकसित किए होता है। तो स्वप्रत्यय कब विकसित होता है, सभी बताइएगा। तो स्वप्रत्यय जो है स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से विकसित होता है। अगला, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत से या ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? तो ब्रूनर का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो उसमें देखिए नवीन ज्ञान अथवा सूचना को ग्रहण करना है, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण है और ज्ञान की पर्याप्तता की जांच। लेकिन ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच आपके ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन सही हो जाए। गोलमेन का नाम जाना जाता है। तो गोलमेन का जो नाम है वह किस में जाना जाता है? तो गोलमेन का जो नाम है वह सांवेगिक बुद्धि के लिए जाना जाता है। ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? तो ब्रूनर के अनुसार देखा जाए तो ये हमें मालूम होने चाहिए कौन कौन से शिक्षण सिद्धांत है। तो ब्रूनर के अकॉर्डिंग औपचारिक शिक्षण, वर्णात्मक शिक्षण, प्रामाणिक शिक्षण, लेकिन अनौपचारिक शिक्षण आपका ब्रूनर के अकॉर्डिंग सिद्धांत नहीं है।
अगला, जीन पियाजे जी के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो सभी लोग जानते हैं संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक अवस्था कहलाती है। तीसरी होती है, सभी लोग बताइएगा कौन सी होती है? तीसरी मूल संक्रियात्मक अवस्था होती जो 7 से 11 और औपचारिक 11 से आगे वस्तु की अवस्था औपचारिक या अमूर्त कार्यात्मक अवस्था की बात करें। इनमें से कौन सा शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर शिक्षण सिद्धांतों की विशेषता के बारे में बात की गई है। तो सीखने की उत्सुकता, ज्ञान की सर्जना, पुष्टिकरण, ये तीनों विशेषता हैं, लेकिन क्रमशीलता का भाव या कोई आपकी शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं। निर्देशन होनी चाहिए। तो निर्देशन प्रक्रिया किस प्रकार से होनी चाहिए? तो जो निर्देशन प्रक्रिया है वह बाल केंद्रित होनी चाहिए। 4th ऑप्शन सही हो जाए। पियाजे जी की दृष्टिकोण से वयम वर्ग 7 से 12 वर्ष की विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि जीन पियाजे जी की जो तीसरी अवस्था मूल संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया गया है? तो किस संप्रदाय में दिया गया है, सभी बताइएगा। तो दोस्तों व्यवहारवाद संप्रदाय पर दिया गया है। कुसंयोजित व्यक्ति कहलाते हैं वे व्यक्ति जो कुसंयोजित होते हैं। वे किस प्रकार के कहलाते हैं? जो व्यक्ति, सभी बताइएगा, जो व्यक्ति अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं। तो कहीं न कहीं देखिए द्वंद्वात्मक, विरोधी, द्वंद्व तीनों नेगेटिव दिए गए हैं। तो कुसंयोजन क्या है? एक नेगेटिव ही शब्द है। तो ये सभी जो है आपके कुसंयोजित व्यक्ति कहला जाएंगे। तीनों ऑप्शंस की बात करें। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। तो समस्या समाधान की स्थिति के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं? संज्ञानवादी मानते हैं इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में क्या शामिल नहीं होता है? तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि क्या क्या शामिल होता है। तो तनाव को कम करना तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में रुकावट को नष्ट या दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये हमारा होगा। लेकिन अनिर्णय आपका नहीं होगा। अनिर्णय आपका प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं होगा। कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं ऐसा घटक जो सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित ना हो। तो अल्पकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति और कार्य स्मृति, ये तीनों जो स्मृतियां हैं ये सूचना प्रक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है, लेकिन जीवन पर्यंत स्मृति ये सूचना पे नहीं, क्योंकि सूचना जो है सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो जीवन पर्यंत स्मृति जो है यह घटक सूचना प्रक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। अगला, संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? हिल्डा रावत, जेरोम ब्रूनर, रिचर्ड सुचमैन या कार्ल रोजर्स की बात करें। सभी जानते हैं आप लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान जो आपके प्रतिपादित करने वाले हैं मनोवैज्ञानिक हैं वह आपके ब्रूनर की बात करेंगे। अगला प्रश्न, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यह कथन किसका है? कई बार पूछा गया है, जिक्र हुआ है, सभी लोग बताइए किसका कथन है? ये आप लोग कमेंट करके बताइए, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न। आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई है? तो श्रीमती टाबा ने कौन कौन सी युक्ति सुझाई है? सिद्धांतों का उपयोग, दत्त व्याख्या, उदाहरणों का निर्माण, लेकिन दत्त अवलोकन जो है नहीं सुझाई है। श्रीमती टाबा की बात करें। प्रोफेसर हल की बात कर रहे हैं कि अधिगम प्रणाली के अंतर्गत जो है किसमें अगातचर गया था? तो अगातचर की अगर बात करते हैं तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पूर्व प्रबलों की संख्या की बात करें। हार्डवेयर उपागम का आधार क्या होता है? तो हार्डवेयर उपागम का आधार अप्लाइड इंजीनियरिंग की बात करेंगे। फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मनो ऊर्जा का सूचक है? अहम, इदम, पराहम, मन को चेतन स्तर। तो ईद, ईगो, सुपर ईगो, फ्रायड महोदय जी का आपने पढ़ा होगा व्यक्तित्व संबंधी जो मनोविश्लेषणवादी धारणा है, उनके अनुसार मनो ऊर्जा का संसूचक कौन होता है?
तो उसके अनुसार इदम की बात करेंगे। ठीक है, ईगो की जिसे हम बात करते हैं। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? एरिक्सन ने, फ्रायड ने, जीन पियाजे जी या थॉर्नडाइक महोदय ने? इसका भी कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर बताना है, क्योंकि ऑलरेडी हम इस प्रश्न को प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। तो प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया, ये आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सीडीपी में आपने कितने स्कोर किया, ये भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं मैथमेटिक्स के टॉप 30 प्रश्नों की बात करें। सभी तैयार हो जाइएगा। मैथमेटिक्स के टॉप 30 प्रश्नों की जिक्र हो चुका है। सभी अच्छे तरीके से कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, दो भिन्नों के हर व 5 व 7 हैं। इन दो भिन्नों का योग 41/35 दिया गया है और उनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग कितना हो जाता है? 43/35 हो जाता है। तो भिन्न कौन से होंगे? बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, माना पहली भिन्स का अंश हमें x मान लेना है और दूसरी का हमें क्या मान लेना है? अंश का y मान लेना है। तब प्रश्नानुसार क्या होगा? हर हमारा 5/7 दिया गया है, तो x/5 धन y/7 बराबर कितना दिया गया है? 41/35। ये हमारा समीकरण बन जाएगा। इसको हम पक्षांतरण करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 7x धन 5y बराबर क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा। ये पहला समीकरण बन जाएगा। तो 7x धन 5y बराबर 41 से पहला समीकरण कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है? x/5 धन y/7 क्या है? अगर इनको क्रम बदल दिया जाता है, क्रम बदलने पर ये क्या हो जाता है? 43/35 हो जाता है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 5x धन 7y बराबर 43 आ जाता है। ये समीकरण 2 डाल लीजिए। अब इन दोनों समीकरण से हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 को गुणनखंड से सॉल्व करेंगे तो x बराबर 3 और y बराबर क्या निकल के आएगा? 4 निकल के आ जाएगा। तो अभीष्ट भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए। तो अभीष्ट भिन्न 2/5 आ जाएगा और 4/7 आ जाएगा। क्या हम सही कर रहे हैं? तो जो यहाँ हमारा 2/5 4/7 ऑप्शन दिया गया है, नहीं हमारा सही हो जाए। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दोगुना हो तो वर्ग की भुजा बताना है। लंबाई कितनी दी गई? 16 सेंटीमीटर दी गई और चौड़ाई कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर दी गई। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल मतलब 16 गुणे 8 बराबर क्या आ जाएगा? 16 स्क्वायर आ जाएगा। और 16 का स्क्वायर कितना होता है? सभी लोग जाएंगे, जो कि भुजा यहाँ पे क्या है? भुजा है। भुजा वर्ग बराबर क्या दिया गया है? 16 का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान, यही चीज़ हमें समझना है। भुजा का वर्ग बराबर 16 का स्क्वायर, तो स्क्वायर भुजा हमारी कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर हमारी भुजा आ जाएगी। तो यही तो पूछा गया है कि आयत के क्षेत्रफल से दोगुना हो तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का प्रकार बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं और समद्विबाहु त्रिभुज में कोई 2 भुजाएं समान होती। तो यहाँ पे जो दिया गया है 5, 12 और 13 भुजाओं की माप, त्रिभुज एक कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। कैसे? माना कर्ण सबसे बड़ी संख्या कर्ण मान लेते हैं, 13 हो गया सेंटीमीटर कर्ण मान लीजिए, लंब 5 मान लीजिए, आधार 12 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो कर्ण का वर्ग बराबर था 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग कर लीजिए। 13 का वर्ग मतलब 169 हो गया, 169 बराबर 144 धन 25 कर लीजिए इसको, 12 का वर्ग 5 का वर्ग। ठीक है, तो 169 बराबर 169 दोनों तरफ आ रहा है ना, मतलब क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सभी लोग बताइएगा कौन सा हमारा त्रिभुज का प्रकार निकल के आ जाएगा? किसकी बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान बताइएगा। मतलब 496 और 318 का जोड़ दिया जाए तो 814 निकल के आता है और इसका निकटतम सैकड़ा का मान क्या होगा? 800 हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन हमारा जो दिया गया सही हो जाएगा। निश्चित आकृति का परिणाम व्यक्त करने के लिए उपयुक्त होता है। तो निश्चित आकृति का परिणाम व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है? सभी लोग बताइएगा।
फ्लैन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, पेग बोर्ड, जियो बोर्ड, कौन सा होता है? सभी बताइएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। पेडागोजी का बेहतरीन प्रश्न है, सरल भी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया 1 की घाते 3, 6 ऋण 9 ऋण 1/2 की घाते 2 रूट 4। देखिए एक बार मैं लिखे देता हूँ, आप लोग रफ पेन में जरूर लिख लीजिए। ऋण 1/2 की घाते 2 प्लस रूट 4, ये हमारा प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे? सर्वप्रथम आपको करना क्या है, 1 -3 आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सरलीकरण कर लेना केवल, बस सिंपल सी बात है। ऋण 3 ऋण 1/4 धन 2 बराबर ऋण 1 ऋण 1/4 बराबर ऋण कॉमन ले लेंगे तो 1 धन 1/4 आ जाएगा बराबर ऋण 5/4। तो हमारा जो बी ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। बहुत ही आसान से प्रश्न। देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग आपको करना होगा, क्योंकि इतना हम प्रक्रिया करेंगे तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये समझाते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है, ट्रिक कैसे हमें फार्मूले क्या लगाना है, क्योंकि आप एग्जाम में भी अगर एक एक गुणा भाग भी करता जाएंगे तो ये आपको मन में ही सोच लेना है, तभी आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होगी, सही बताइए। तो 999 और 3000 के बीच 4 अंकों की संख्याओं का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे पहले हम 3000 लिख लेते हैं, -3 अंकों वाली संख्या और -1 कर लेते हैं। यहाँ पे 3000 -3 अंकों वाली संख्या 999 एंड -1 कर लेते हैं, ठीक है। तो 3000 और 999 करेंगे तो 2001 आ जाएगा और इससे -1 कर लेंगे तो कितना जाएगा? 2000 आ जाएगा। तो 999 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 2000 संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। फार्मूला क्या करना है, जो बड़ी संख्या है उसको लिख लेना है, माइनस जो छोटी 3 अंकों वाली संख्या उसको लिख लेना है, अंत में क्या है, -1 कर देना है दोनों में से, ठीक। करने के बाद चित्र में यदि AB बराबर BC, कोण ABC बराबर 90 हो तो कोण BCD का मान बताइए। चित्र हम चलिए बना देते हैं यहाँ पर आप लोगों का। ऑलरेडी ये आपका चित्र दिया है, ठीक है, ये चित्र है और ABC दिया हुआ है, ठीक है, और ये BC हमारा कितना 90 अंश का है, ये फर्क। तो यहाँ पे देखिए AB बराबर AC आपका हो जाएगा, AB बराबर BC होगा, AB बराबर BC के हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोण BAC बराबर कोण क्या होगा? BCA हो जाएगा, यानी BAC ये कोण बराबर होगा किसके होगा? BCA। ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपका कोण BAC धन कोण BCA बराबर 90 डिग्री दिया गया है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? कोण BAC बराबर कोण BCA बराबर 45 डिग्री। यही तो हमें निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज पर बना जो बाह्य कोण है आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। जो ये त्रिभुज का हमने कोण बनाया था, ठीक है, ABC हमने अंकित किया था यहाँ पे, तो बाह्य कोण जो होता है वह आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है? बराबर होते हैं, ठीक है। जो ये बाह्य कोण निकल के आया, ये जो आंतरिक कोण होगा वह दोनों बराबर हो जाएंगे, अर्थात कोण BCD बराबर कोण CBA धन कोण BAC बराबर 90 धन 45 बराबर कितना हो जाएगा? 135। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक व्यक्ति X रुपए 100 की वस्तु को 10% के हानि से व्यक्ति Y को बेच देता है। Y उस वस्तु को 10% लाभ से Z को बेच देता है, तो Y ने किस मूल्य पर वस्तु Z को बेची? बहुत ही अच्छा, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। Y के लिए पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए। Y के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 माइनस 100 मल्टीप्लिकेशन 10 ऑफ 100 इक्वल टू 90 रुपीज। जेड के लिए क्या हो जाएगा? जेड के लिए क्रय मूल्य क्या होगा? 90 प्लस
90 गुणे 10/100 बराबर 99। इसलिए y का विक्रय मूल बराबर बराबर किसके हो जाएगा, ये जितना देखिए z का क्रय मूल होगा y का भी क्रय मूल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 99 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, z के लिए क्रय मूल हमने निकाल लिया 99, तो y के लिए विक्रय मूल हो जाएगा। यही तो पूछा जा रहा है, y के लिए मूल किस वस्तु में बेची, तो 99 की बात करेंगे। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा समझना अच्छे तरीके से, और जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक को शामिल कर कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष है तो शिक्षक की आयु क्या होगी। आयु से जरूर प्रश्न आएगा। तो माना अध्यापक की आयु यहाँ पे x मान लीजिएगा, और विद्यार्थियों की औसत आयु क्या निकल के आएगी, विद्यार्थियों की कुल आयु कर लीजिए और बटे में विद्यार्थियों की कुल संख्या कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको, अध्यापक की आयु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, औसत आयु कितना दिया गया है 15, तो 15 बराबर कर लीजिएगा विद्यार्थियों की औसत आयु बराबर, फार्मूला हमने बताया था ना, विद्यार्थियों की औसत आयु बराबर विद्यार्थियों की कुल संख्या बटे विद्यार्थियों की कुल आयु बटे विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो औसत हमारा 15 दिया गया है, विद्यार्थियों की कुल आयु हमें निकालना है। ठीक है, विद्यार्थियों की कुल आयु हमें निकाल लेना है, और हमारा संख्या 40 दी गई है, ये हमारा सूत्र बन जाता है। तो विद्यार्थियों की कुल आयु कितना होगा, 15 गुणे 40 हो जाएगा। विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 15 गुणे 40 अर्थात 600 वर्ष हो जाएगा। अध्यापक धन विद्यार्थियों की औसत आयु अगर देखा जाए 600 वर्ष हो गया। अब अध्यापक धन विद्यार्थियों की औसत, अभी तक हमने विद्यार्थियों की निकाला, अब दोनों को साथ निकाल लेना। तो विद्यार्थी और अध्यापक की औसत आयु मतलब दोनों का योग कर लेना है, दोनों आयुओं का योग मतलब 600 धन x कर लीजिए। कुल संख्या 40 विद्यार्थियों की थी, एक अध्यापक हो गए तो 41 हो गई। ठीक है, और औसत यहाँ पे कितना 16 वर्ष दिया गया था विद्यार्थियों और शिक्षक अध्यापक दोनों के आयु का। अब यहाँ पे x का मान निकाल लेना है। अब इतना आप लोग कर लेंगे, 16 के 41 से कर लीजिए। ठीक है, 16 41 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 656 आ जाएगा। 656 बराबर 600 धन x, 600 की तरह लाएंगे तो x और 56 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प x धन y की घाते 3, देखिए मैं पहले लिख देता हूँ तो आप लोग अच्छी लोग समझ पाएँ। फार्मूला कह रहा है x धन y की घाते 3 ऋण x क्यूब धन y क्यूब का गुणनखंड पूछा गया है, कौन सा होगा। तो गुणनखंड आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या निकल के आएगा, सभी लोग बताइए 3xy। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड की गई थी, कब की गई थी, सभी लोग बताइए। सर्वप्रथम कब की गई थी, सभी लोग बताइएगा। सही बताइए, फटाफट अंदाज में आप लोगों को बताना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, इतना कठिन भी प्रश्न हमने आपके लिए नहीं बताया गया यहाँ पे, कितना कठिन प्रश्न हो आपके लिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला दिया गया कि पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है। तो पंच सिद्धांतिका के जो लेखक हैं सभी लोग जानते हैं, वराह मिहिर की बात करेंगे। इनमें से कौन सा जो विषय है गणित से या गणित से उच्च रूप से संबंधित है, सभी लोग बताइए। कौन सा विषय जो है गणित से उच्च रूप से संबंधित है, वह कौन सा विषय हो जाएगा, सभी लोग बताइए। तो आपका भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सभी लोग ध्यानपूर्वक बताइएगा। ABC की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि A और C की औसत आयु 9 वर्ष है तो B की कितने वर्ष होगी, सभी लोग बताइए। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए A व B C का आयु का योगफल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 गुणे 3 माइनस 30 वर्ष। तथा ABC की आयु का योगफल A और C का, देखिए ABC का हमने निकाल लिया, अब A और C का निकालना है। क्योंकि देखिए ABC की औसत आयु 10 दी गई तो तीनों को 30 हो जाएगी, इसलिए हमने -30
किया गया है, ठीक है। 30 वर्ष इसीलिए हमने माइनस किया है। अब ए व सी का निकालते हैं, तो ए व सी का क्या निकल के आ जाएगा भैया, 9 गुणे 2, क्योंकि ए व सी का औसत आयु 9 वर्ष दिया गया है और 2 व्यक्ति हैं तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ पे 18 वर्ष कर देंगे, ठीक है। तो बी की आयु कितने वर्ष होगी, तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल 30 माइनस 18 कर देना है बस, क्योंकि तीनों का 30, दुई का 18, ए बी सी का हमारा कितना निकल के दोनों 30 आ गया, और ए व सी का हमारा कितना निकल के आ गया 18, तो इसका माइनस करेंगे तो बी निकल आएगा, तो मतलब 12 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, बी की आयु 12 वर्ष हो जाएगी। संख्याएं 12, 14, 16, 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिसके भाज्य 16 एवं 7 है। तो 12, 14, 16, 18 में से 14 एक में से एक ही संख्या है जिनके भाज्य 16, 7 दोनों है, क्योंकि 16 गुणे 7 बराबर आता है 112, जो कि 14 से विभाज्य, 7 से भी विभाज्य हो जाता है, इसीलिए जो विकल्प दिया गया है 16, 112 विभाज्य है, ये 7 से विभाज्य नहीं है, 7 से 16 नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे 14 आपका हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या है, कौन संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जो 16 एवं 7 है, ठीक है। तो एक बार और समझा देते हैं, देखिए 12, 14, 16, 18 में से जो है ऐसी संख्या है जो 16 एवं 7 दोनों से विभाज्य है, ऐसी संख्या है। तो 16 गुणे अगर 7 करते हैं तो हमारी संख्या आती है 112, जो कि ये विभाज्य होने के साथ साथ 7 से भी आपका भाज्य है, 112 7 से भी होगा, ठीक है। तो यही तो पूछा गया है कि कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जो 16 एवं 7 से होगी, तो 16 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो वो संख्या आपकी क्या है, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, 16 ही ऑलरेडी हो जाएगी, अब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। समखटभुज के अंतःकोणों का मान कितना होता है, तो समखटभुज देखिए समखटभुज अंतःकोणों का मान का फार्मूला होता है 2n-4 इंटू 90/n, अर्थात 2 इंटू 6, सभी लोग बताइए कौन सा हो जाएगा, 2 इंटू 6-4 इंटू 90/6, मतलब टोटल हमारा इसका सॉल्व कर लेंगे 8 गुणे 90/6 बराबर 120। तो समखटभुज के अंतःकोणों का मान क्या हो जाएगा 120। फार्मूला आपको ध्यान देना, फार्मूला क्या है 2n-4 इंटू 90/n, ठीक है। n क्या होगा हमारा, समखटभुज यहाँ पे दिया गया है तो 6 हो जाएगा, n का मान 6 लिख देना है, बस सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न। किसी वर्ग की एक भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होता है। तो किसी वर्ग की एक भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब भुजा वर्ग की बात कर रहे हैं, अनुपाते भुजा √2 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि उसी वर्ग के विकर्ण पर बना है तो विकर्ण पर √2 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिए भुजा का वर्ग और भुजा √2 का वर्ग मतलब क्या होगा 1:2 के हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गणित की सबसे उचित परिभाषा क्या हो सकती है, इस प्रकार दी जा सकती है। तो गणित की सबसे उचित परिभाषा किस प्रकार से दी जा सकती है, सभी बताइएगा। वह है तार्किक तर्क विज्ञान, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। संख्या अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी, सभी बताइए। अनुक्रम क्या दिखा है, 1 धन 1 बराबर 1 धन 1 बराबर 2 दिया गया है, 1 धन 2 बराबर 3 हो जाएगा, 2 धन 3 बराबर 5 हो जाएगा, 3 धन 5 बराबर 8 हो जाएगा, 5 धन 8 बराबर 13 हो जाएगा,
और 8 धन 13 बराबर 21 हो जाएगा। अगली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 21 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम बी ऑप्शन को सही कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया गया कि शीला एवं शिल्पा के पास कुछ 5:3 के अनुपात में थे। शीला के पास यदि 400 रुपए थे तो शिल्पा के पास सिर्फ 5 रुपए के सिक्के थे, तो शिल्पा के पास कितने सिक्के थे? समझिएगा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। देखिए, माना शीला एवं शिल्पा के पास कितने थे, अनुपात में दिया गया है तो 5x और 3x मान लेते हैं। शीला 5x और शिल्पा 3x मान लेते हैं। तो 5x बराबर, यहाँ पे क्या दे, शीला के पास 400 रुपए, तो 5x बराबर 400। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 400/5 करेंगे तो 80 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 80 आ गई। और यहाँ पे शिल्पा का हमने क्या है 3x माना था, तो 3 गुणे 80 करेंगे, आर्थिक 24 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मतलब शिल्पा के पास 240 रुपए की बात करेंगे, 240 थे और उसके पास 5 रुपए के कुल कितने, ठीक है 240 हो गया। लेकिन ये पूछा जा शिल्पा के पास 5 रुपए के सिक्के, तो आपको कुछ नहीं करना, 240/5 कर देना, 48 सिक्के निकल के आ जाएंगे। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। संख्या यहाँ पे दी गई है, इनमें 5 का स्थानीय मान बताना। स्थानीय मान जाति मान आता है, तो कुछ नहीं करना है, दशमलव के बाद हमें क्या करना है, उसका स्थानीय निकाल लेना है। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान मतलब 5/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सैकड़ा। सैकड़ा नहीं होगा, सवा कहला जाएगा। ठीक है, क्योंकि बटे में है। 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो 4 अंकों वाली बृहत्तम सबसे बड़ी संख्या सभी लोग जानते हैं 99, और जो न्यूनतम संख्या होती है वह 100 होता है। इन संख्याओं का योगफल पूछा गया है 99 एंड तो 10,999। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई डाउट अगर फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिए। दिए घनाभ के सभी किनारों की लंबाई होगी कितनी होगी? घनाभ दिया रहेगा आपका, ये आपका घनाभ बना रहेगा इस प्रकार से। थोड़ा और कर देते हैं पास में ताकि, ठीक है, ये घनाभ बना रहेगा और ये आपका 10 रहेगा, ये 3 रहेगा एंड ये 6। इसको ऐसे जोड़ देंगे तो घनाभ बन जाएगा आपको। ठीक है, ये घनाभ, ये वाला ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे। ठीक है, तो ये 6 ये दिया रहेगा, 10 3 6 नंबर्स दिए गए। तो दिए गए घनाभ के सभी किनारों की लंबाई यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सभी बताइएगा। सभी किनारों की लंबाई बराबर क्या होता है, 4 गुणे कोष्टक के अंदर 10 3 6 जो नंबर दिए रहे तीनों अंकित कर लेना है, 4 गुणे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 4 कोनों की बात करेंगे तो 4 कर लेते हैं क्योंकि घनाभ दिया गया है। तो 4 गुणे 3 संख्याएं कर लेना, तीनों संख्याओं को जोड़ लेना है। ठीक है, तो 10 3 13 और 13 6 19 चौक कितना होता है 76 सेंटीमीटर। तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 और 144 का लासा निकालना बहुत ही आसान है। चलिए निकालिए सभी लोग। 108 लेकिन साथ निकालना आपको। ठीक है, 108 144 साथ निकालिए, आसान हो जाएगा, फटाफट निकालिए। गुणनखंड करना है, 2 से कर लीजिए 54 72, फिर 2 से करिए 27 36 आएगा, फिर 2 से करिए 9 12 आएगा, फिर इसके बाद 3 से आएगा। ठीक है, क्योंकि 27 36 जो है 27 नहीं कटेगा, तो 2 बार 2, फिर इसके बाद 3 करना है, फिर 3 करना है 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम गुणनखंड डायरेक्टली लिख लेते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 की घात 3 इंटू 4, ये आएगा एलसीएम। इसका जब गुणा कर लेंगे तो 432 अर्थात 432 हमारा सही हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत ए समकोण त्रिभुज बनाया गया है। यदि वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है तो त्रिभुज का परिमाप 48 है, तो त्रिभुज का अन्य 2 भुजाएं हमें बताना है। थोड़ा ये लंबा प्रश्न है। ठीक है, और मैं वृत्त बना देता हूँ और इसका आंसर जो है थोड़ा लंबा प्रोसेस है। इसका आंसर मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिएगा वहाँ पे पीडीएफ फाइल्स में। चित्र बना देता हूँ, अगर आपसे बन रहा है तो ज़रूर सॉल्व कीजिए। ये 90 डिग्री है और केंद्र ओ है, ये आपका दिया गया। ठीक है,
इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिए, अगर आपसे बन रहा ठीक है, नहीं वरना टेलीग्राम पर आइए, इसका अच्छे तरीके से हम आपको समझा देंगे वहाँ पे, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान बराबर है, कौन कौन सा सही होगा? देखिए 25 पैसों के जो है 15 सिक्कों के मान बराबर जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए दिया गया है कौन कौन सा सही होगा। तो वह होगा 1 रुपये के 3 सिक्के प्लस 25 पैसे के 2 सिक्के, उपरोक्त कौन सा गलत दिया गया है ये बताना है। देखिए आप जानते हैं 1 रुपये के, यहाँ पे देखिए 1 रुपये के 3 सिक्के, 50 पैसे का सिक्का एक सिक्का और 25 पैसे का एक सिक्का। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला वाला सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद दूसरा करेंगे, 2 रुपये के सिक्के, मतलब पैसे में कर लेना, 200 पैसे कर लीजिएगा यहाँ पे, प्लस 50 पैसे कर लीजिए, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं ना, तो 100, ठीक है, और 25 पैसे कर लेना है यहाँ पे प्लस। तो ये भी हमारा बिल्कुल सत्य दिया गया है। तीसरा है 1 रुपये के 3 सिक्के मतलब 300 पैसे धन 25 पैसे के 3 मतलब 75 पैसे। तो ये भी हमारा सत्य दिया गया है। 1 रुपये के 3 सिक्के, यहाँ पे 300 कर लेंगे, 300 पैसे धन 25 पैसे, दो सिक्के भी दिया गया है, 25 पैसे के 2 है तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल कितना हो रहा है? 3.5। तो ये हमारा जो है हमारा गलत हो जाएगा, बाकी हमारे कथन सही दिए गए। तो देखिए कुछ उल जलूल भी प्रश्न आ जाते हैं, दिखने में आसान रहेंगे लेकिन थोड़ा समय जरूर लग जाता है। यहाँ पे दिए गए संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड बताइए सभी लोग। तो संख्या 720 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? 222235। सभी लोग करके देख लीजिए क्या हम सही कर रहे हैं। जोड़ घटाना गुणा भाग कभी गलती भी हो जाती है, ठीक है, इसलिए स्वयं भी आप लोग थोड़ा बहुत कुछ किया करिए। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए कथनों में से कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता हो, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, सभी बताइएगा। देखिए उसे पढ़ने की विधि बिल्कुल सही बात है। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, तो निर्धारित सूत्र बताना ये जो यहाँ पे दिए एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो है इस सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है। बाकी जो दिए गए उसे पढ़ाने की विधि, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप या अभ्यास, ये हमारे सही दिए गए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोगी किया जाता है? तो गणित विषय की, ठीक है। अब बात करेंगे ईवीएस पर्यावरण के प्रश्नों की बात कर लेते हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु, तो सभी लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु किसकी बात करेंगे, सभी बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न, ठीक है, बाघ, टाइगर की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है, सभी बताइएगा। तो जो सागरीय खरपतवार है वह किसका महत्वपूर्ण जो है स्रोत होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि सागरीय खरपतवार किसकी हम बात करेंगे, आयोडीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग जानते होंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न क्या दिया गया है आइए देख लेते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष जो है आरंभ किया गया था? भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ जो है किस वर्ष किया गया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग बताइए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का कार्यक्रम किस वर्ष जो है आरंभ किया गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा है? तो देखिए जब भी जहाँ पर सोयाबीन ऑप्शन हो यहाँ पे हमें सही कर लेना है, ठीक है, बिना देखते हुए। सोयाबीन, चना, मक्का प्रोटीन युक्त प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों में सूखा एवं क्वाशियोरकर नामक रोग जो है उत्पन्न हो जाता है।
एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी किस पर निर्भर करता है? एक कोई भी नक्षत्र का जो रंग होता है उसकी जो है पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। वनों के महत्व के कारण क्या होते हैं? तो वनों के महत्व का जो कारण होता है वह कहलाता है ग्रीन गोल्ड। पहला ऑप्शन सही कर लेना। पृथ्वी का अपमार्जक कौन होता है? सभी लगभग जानते ही होंगे। पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु और कवक कहलाते हैं। अगला है कथक जो है किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों सभी लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कथक जो है आपके भारत। अब देखिए क्षेत्र यहाँ पे पूछा गया, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे भारत दे दिया गया। तो कथक उत्तर भारत का, कौन सा भारत? यहाँ पे उत्तर जो है शब्द हट गया, उत्तर भारत का है। ठीक है, तो उत्तर भारत ऑप्शन आएगा। तो कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और कथा का तात्पर्य होता है कथा कहने वाला। इस भाव प्रधान होता है, इसमें अंग मुखाभिनय द्वारा कथानक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। रबी की फसल कौन सी होती है? रबी, खरीफ की फसल, जायद फसलें, ये जानना बहुत जरूरी है। तो भारत में ऋतुओं के आधार पर फसलें मुख्यतः रबी, खरीफ और ग्रीष्म की फसलें में वर्गीकृत किया जाता है। रबी की फसलें जो होती हैं वह हमारी कौन कौन सी होती है? जो सितंबर अक्टूबर में लगभग बोई जाती हैं। तो चना की बात कर लें, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई ये होते हैं। और बाकी जो दिए गए मूंगफली, चावल, ये हमारे क्या हैं? ये सारे खरीफ की फसलें हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं। पोलियो का कारण क्या होता है? पोलियो का कारण विषाणु होता है। पोलियो विषाणु के कारण होने वाला रोग है। इसमें विषाणु भोजन, पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाता है जो तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देता है और मांसपेशियों का संकुचन में अवरोध तथा हाथ व पैरों में लकवा पड़ना इस रोग का प्रमुख लक्षण होता है। लवण जो जल अवशोषण करता है कौन सा लवण कहलाता है? वह लवण हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है जो जल का अवशोषण कर लेता है। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद कौन सा होता है? तो वह होता है अपस्थानीय संरक्षण। इसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद होता है। अगला सामुद्रिक कछुओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? सबसे अधिक संख्या आलिव रिडले की है। नोट कर लीजिएगा। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक होता है? तो विश्व ऊष्मायन के लिए सबसे कारक वाहनों से निकली गैसें होती हैं। मुख्य रूप से इसमें आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि उत्तरदायी होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? परावर्तित ऊष्मीय विकिरण को रोक लेती है जिससे वायुमंडल में तापमान वृद्धि होता है। जो विकिरण आती है ऊपर से फिर ये वायुमंडल की परत में CO2 पाया जाता है जो विकिरण को धरती पर तो आ जाती है लेकिन वापस नहीं जाने देती। इससे लगातार जो है तापमान में वृद्धि होती जा रही है। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो धातुमय प्रस्तर जो है अयस्क को कहा जाता है। अयस्क को क्या कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर। और अयस्क से ही विभिन्न धातुओं को जो है प्राप्त किया जाता है। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं, किन का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, CO2 की बात करेंगे। ठीक है। भूकंप जो है मापा जाता है। तो भूकंप सभी लोग जानते हैं किससे मापा जाता है? आपके रिक्टर पैमाने से जो है मापा जाता है। महानगरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या होता है? तो महानगरों में जल स्तर वृद्धि का कारण ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। इस ताप वृद्धि के कारण ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघलने लगे हैं जो कि महासागरों में जल स्तर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। ठीक है, जब गर्म होगा बर्फ पिघलेगा, बर्फ पिघल कर समुद्र में जाएगा निचले स्तर पर, समुद्र में जल वृद्धि होगी। ठीक है, तो स्थल कम होता जा रहा है लगातार। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। कौन निरूपित करता है? सभी लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। हम बात करेंगे सिस्मोग्राफ।
ठीक है। सिस्मोग्राफ द्वारा रिक्टर स्केल पर मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। कौन सी संकल्पना है? धनात्मक, ऋणात्मक, संज्ञानात्मक या सभी? तो मानव पर्यावरण संबंध जो एक हमारा कहलाता है वह कहलाता है, सभी लोग बताइएगा, धनात्मक संकल्पना कहलाता है। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि क्यों होते हैं? सभी लोग बताइएगा। क्योंकि विस्तृत रूप से फैले होते हैं, ये मृदा से जुड़े हुए होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल को जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं या उनमें जड़ें होती हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप इसलिए होते हैं क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश वायुमंडल कार्बन मोनोऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं, ये मृदा से जुड़े होते हैं, विस्तृत रूप से फैले होते हैं। सही बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? सारे आपको दिख रहे होंगे, सारे ऑप्शन सही हमें दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन हमारा सटीक सबसे बेहतरीन लग रहा है होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जो है जल से घिरा हुआ है? लगभग सभी जानते हैं, 71% की बात करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम सी स्तर तक बनाए, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड सी का अर्थ क्या है? तो ये ग्रेड सी जो नाम दिया गया है, ठीक है, ग्रेड सी जो नाम दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है? औसत दर्जे का प्रदूषित जल। 15 जनवरी 2006 को, कब ये ध्यान दीजिएगा, 15 जनवरी जो है 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार यमुना के जल को गुणवत्ता सी ग्रेड तक बनाए। तो 15 जनवरी 2006 को कहा गया था, ये नोट कर लीजिएगा। इनमें से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों को सुमेलित करना है। रोग और उनके प्रभावित अंग दिए गए हैं। देखिए पीलिया जो रोग होता है ये किसके लिए करता है? पीलिया जो होता है यकृत, प्रभावित अंग यकृत को करता है। रेबीज रोग होता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। एड्स जो होता है वह किसको करता है? प्रतिरक्षी तंत्र को। और फाइलेरिया लिम्फा ग्रंथि को करता है। मतलब आप समझ गए होंगे, पीलिया हो गया यकृत, रेबीज हो गया तंत्रिका तंत्र, एड्स हो गया प्रतिरक्षी और फाइलेरिया हो गया लिम्फ ग्रंथि। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य होता है। किसका उद्देश्य होता है? सभी लोग बताइएगा। वह होता है भावनात्मक क्षेत्र का हो जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, यह बताना है। तो राजस्थान की खादिन, बिहार का आहार, कर्नाटक की कादी, तमिलनाडु के एरिक्स, कौन सा यहाँ पे नहीं? तो कर्नाटक का कौदी, ये जो आपका क्षेत्रीय भाषा युग में सही नहीं दिया गया है। इस्माग या धुंध बनता है, तो इस्माग का धुंध होता है धुएं और तथा कोहरे से बनता है। अब यहाँ पे भी आपको सुमेलित करना है। जीव और संग्रहण दिया गया, तो मछली का संग्रहण एक्वेरियम में रखा जाता है, केचुए को टेटेरियम में रखा जाता है, तितली को वाइवेरियम में और शाक को हर्बेरियम में। एक बार और कर लेते हैं। मछली एक्वेरियम, कछुआ टेटेरियम, तितली हर्बेरियम, तितली वाइवेरियम में रखा जाता है, तितली को वाइवेरियम में, शाक को हर्बेरियम में रखा जाता है। ठीक है, एक बार और मिलान कर लें ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। फर्स्ट एक्वेरियम, सेकंड टेटेरियम, थर्ड वाइवेरियम और फोर्थ हर्बेरियम। कौन सी जनजाति जो है दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? पूरे भारत में जानते हैं दिवाली का त्यौहार होता है, लेकिन ऐसी जनजाति है जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है। कौन सा है? सभी बताइए। वह आपकी कौन सी है? थारू जनजाति की बात करेंगे। क्या हम सही कह रहे हैं? सभी बताइए। थारू जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है। चेरा पूंजी तथा जातियां जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं? सभी बताइएगा। तो ये आपके मेघालय की बात करेंगे। जी हाँ, चेरा पूंजी जो जातियां जनजाति है मेघालय राज्य से है संबंधित है। अब देखिए हिंदी भाषा के हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। पहले ध्यानपूर्वक विकल्प को पढ़ना है। ठीक है, पहले हम पेडागोजी के प्रश्न कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम आप किसके प्रश्न करेंगे? सभी लोग जानते हैं, गद्यांश पद्यांश के प्रश्न करेंगे। भाषा सीखने की कौन सी विधि जो है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना
दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है, कौन सी कहला जाएगी? सही बताइएगा। सभी फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइए, वह हो जाएगी हमारी प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्यों होता है? क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं होता। क्या नहीं होता है? मतलब 3 उद्देश्य होंगे और एक आपका उद्देश्य नहीं होगा। तो भाषा का विस्तार करना उद्देश्य होगा, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को व्यक्त का अवसर देना, लेकिन याद करवाना नेगेटिव, तो ये आपका उद्देश्य नहीं होगा, बाकी तीनों उद्देश्य होंगे। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी अवसर शब्द आता है तो हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है? तो किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों को उत्तर पूछना ये कम महत्वपूर्ण हो जाता है मौखिक कौशल की अगर बात करें। भाषा सीखने में मातृभाषा जो व्याघात होती है वह किस रूप से होती है? तो भाषा सीखने में मातृभाषा जो होती है वह व्याघात के रूप में होता है या नहीं होता है, या आंशिक रूप से होता है या पूर्ण रूप से होता है, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? तो भाषाई कौशल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, भाषाई कौशल एक दूसरे क्रम से सीखे जाते हैं भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम में नहीं। तो पहला ऑप्शन गलत दिया है, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते क्रम में नहीं, तो क्रम में भी सीखा जा सकता है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू CBSE पहला ऑप्शन सही माना गया है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया? तो भाषा सीखने संबंधी त्रुटि में बारे में देखा जाए तो यहाँ पर देखिए जो त्रुटियाँ सीखने के अभिन्न अंग है, बिल्कुल जो बात है। त्रुटियाँ अस्थायी होती, बिल्कुल सही बात है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ स्थायी, तो त्रुटियाँ स्थायी नहीं होती। अब हमें नहीं पता ना कि इस प्रश्न पर हम गलती कर रहे हैं। त्रुटियाँ स्थायी नहीं होती हैं, यही हमारा निगेटिव दिया गया है, वही हमारा सही हो जाएगा। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? प्राइमरी लेवल के जब आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे तो शिक्षक में के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानेंगे? तो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को मानेंगे, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? सभी बताइएगा। तो बाल साहित्य की कोई संवेदात्मक कहानी। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को सम्मिलित करने का उद्देश्य क्या नहीं होता है? तो चित्रों के माध्यम से व्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों की रचनात्मकता का विकास, तीन होंगे। लेकिन लेखन में परिपक्वता लाना, यह भाषा शिक्षण के साथ कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा क्या होती है? सभी लोग बताइए। क्योंकि जो घर की भाषा होती है वो बच्चों की भाषाई पूंजी होती है। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृहकार का उद्देश्य क्या होता है? सभी बताइएगा। तो गृहकार का जो उद्देश्य होता है कि सीखने को विस्तार देना। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, कथन हमारा सही दिया गया है। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? पिछले वाला सही बताना था, इसमें बताना है कौन सा नहीं है। देखिए भाषा के संबंध में जो दिया गया कि भाषा विकास का संबंध जो है व्यक्ति निरपेक्ष होता है, यह कथन गलत दिया गया। क्योंकि बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्तिगत सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता। क्या होता है? सापेक्ष होता है। अब देखिए प्रश्नों को पढ़ना है। कहानी कविता उचित ध्यानपूर्वक आपको देना है। कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं?
सभी बताइएगा। इसके माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? सर्वोपरि उद्देश्य होता है अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा? संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों को भाषा और स्कूल की भाषा के संबंध बताते हुए विस्तार देना या सुनी हुई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो कौन सा जो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा? सभी बताइएगा। तो वह होगा सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहरा देना। ये हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये फोटो कॉपी उद्देश्य हो जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? सही बताइएगा। तो भाषा कौशल के संदर्भ में हमारा कथन देना है, तो भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, बिल्कुल सत्य दिया गया है। भाषा के सभी कौशल नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, ये गलत है। भाषा कौशल एक दूसरे को स्वतंत्र होते हैं, ये भी गलत है। भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, ये भी गलत है। लेकिन भाषा कौशल अंतः संबंधित होते हैं, यह हमारा कथन सत्य दिया गया है। भाषा खालिस्तान और का एक उत्तम साधन होता है, तो किसका होता है? तो भाषा जो होती है सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने के एक उत्तम साधन होती है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? अनुकरण, रचनात्मकता, अभिव्यक्ति, भाषा प्रयोग, सभी बताइए। तो भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण होता है तो किस पर बल दिया जाता है? सभी बताइएगा। तो अनुकरण पर, सीखने पर, अनुकरण मतलब सीखने पर बल दिया जाता है। लिखना क्या होता है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए, एक तरह की बातचीत है या एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया? ये भी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न। तो लिखना एक प्रकार से क्या होती है? एक तरह की एक बातचीत होती है। कक्षा 1 के बच्चे अपने खालिस्तान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कक्षा 1 के बच्चे जो है अपने घर, परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं, अर्थात हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ खालिस्तान से ही हो और किसी के लिए हो, सही बताइए कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा अर्थ और उद्देश्य, जी हाँ, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती माध्यम से पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में खालिस्तान पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? कविता दोहराने का, कहानी का, कार्यपत्रकों अर्थात वर्कशीट या परस्पर अंतःक्रिया की बात करेंगे। तो वाइगोस्की के विचारों के अनुसार कक्षा में जो परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक जो है बल दिया जाता है। तो खालिस्तान पर क्या हो जाएगा आपका? परस्पर अंतःक्रिया, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनको भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। यह भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं का शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। यह उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारी कक्षाओं में जो बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी जो है सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि उनकी अपनी अपनी भाषाओं को कक्षा में समान रूप से सम्मान देना चाहिए। समय की शिक्षा की बात करेंगे, सबका सम, सबका विकास, सबका साथ, सबका भाषा का विकास, सभी का सर्वमान्य की बात करेंगे। इसमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या होता है? किसी पाठ की जांच पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्त वर्णन प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों को पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्न का उत्तर लिखवाना। मैंने एक जिक्र आपको बताया था, जब भी प्राथमिक स्तर में भाषाकलन का सर्वाधिक उचित तरीका आए और अवसर शब्द आ जाए तो पहले उसी को हमें टिक कर लेना है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। नासीदा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः ग्रसित होगी? पठन रुचि, बुद्धिलब्धि, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। देखिए, पढ़ने संबंधी जब दिक्कतें आती है, पढ़ने संबंधी अगर कठिनाई होती है, उसको किस विकार पर माना जाता है?
तो उसको सभी लोग जानते हैं डिसलेक्सिया को माना जाता है। इसको माना जाता है डिसलेक्सिया को माना जाता है। और लिखने संबंधी डिस्ग्राफिया को माना जाता है। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा का क्षमता का सही आकलन करेगा, सभी बताइएगा। ऐसा प्रश्न जो बच्चों की भाषा की क्षमता का सही आकलन करता है। लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे, या आजकल आम का दाम कितना है। तो कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा का क्षमता का सही आकलन कर रहा है, सभी बताइए। वह आपका है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों लोगे। क्योंकि प्राथमिक कक्षा के छात्रों का द्वारा चित्र समझाकर उसके बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करना, उनकी भाषा कुशलता को जो है इंगित करना, अतः भाषा आकलन का सर्वोत्तम तरीका है कि उसे एक अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्राथमिकता स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य चयन का मुख्य आधार होना चाहिए। छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्रियां, सरल जानकारी की बात करेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों के लिए साहित्य चयन का मुख्य आधार कौन सा होना चाहिए, रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। उसका वे उतनी ही रुचि अर्जन करेंगे। ऐसे में उनके द्वारा सीखा गया व्यवहारिक ज्ञान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाषा की कुशलता को परिलक्षित करेगा। अतः बच्चे के लिए बाल साहित्य की विषय वस्तु का रोचक होना जरूरी है। ठीक है, ये रहे हमने अभी तक कितने मॉडल पेपर सेकंड में कौन कौन से टॉपिक पर बात किए। अभी हमने आपके CDP के टॉप 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसके बाद मैथ्स के जो है टॉप 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं, हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं, और हमने किसका किया सभी बताइए, EVS के टॉप 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। सेकंड लैंग्वेज संस्कृत इंग्लिश आपने सेलेक्ट किया, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर हम PDF दे देंगे। तो संस्कृत की बहुत सारे PDF ऑलरेडी अपलोड हैं। द्वितीय भाषा जो आप सेलेक्ट करते हैं उसकी बेहतरीन तैयारी कीजिए। आई होप ये मॉडल पेपर आप अच्छे तरीके से अटेंड कर पाएंगे, बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। और इसको जरूर बताइएगा, आने वाले प्रैक्टिस सेट अभ्यास प्रश्न इसी तरह आते रहेंगे, आपकी तैयारी बेहतर होती चली जाएगी और बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ आप लोग अवश्य गवर्नमेंट जॉब पाएंगे, TT एग्जाम को फतेह करेंगे। ठीक है, तो 125 प्लस का स्कोर करना है। तो आने वाली क्लासेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूं आपके इंग्लिश क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, तैयारी जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर शुरू पर ही है। धन्यवाद सभी का।